आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दुनिया में इस वक्त हथियारों की होड़ तेज होती जा रही है। परमाणु ताकतें अपने जखीरे बढ़ा रही है तो कई ऐसे देश भी हैं जिन पर दुनिया की नजर टिकी है कि क्या वो भी जल्द न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने वाले हैं। मध्य पूर्व में ईरान का परमाणु कार्यक्रम वर्षों से विवादों के केंद्र में है। दूसरी तरफ सऊदी अरब भी साफ कह चुका है कि अगर क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगड़ता है तो वो भी अपने विकल्प खुले रखेगा। तुर्की, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों के नाम भी समय समय पर इस चर्चा में आते रहे। लेकिन सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है। क्या प्राचीन भविष्यवाणियों, ज्योतिषीय संकेतों और ग्रहों की चाल में भी किसी नए परमाणु शक्ति राष्ट्र का संकेत छिपा है? क्या आने वाले वर्षों में दुनिया का रणनीतिक नक्शा बदलने वाला है? क्या कोई देश अचानक पूरी दुनिया को चौंका देगा और क्या इससे वैश्विक शक्ति संतुलन और युद्ध के समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे? आज इस विशेष एस्ट्रो शो में हम इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे, जानेंगे आधुनिक भू राजनीति क्या कहती है और भविष्यवाणियों में किस दिशा की ओर क्या इशारा मिलता है। मेरे साथ चर्चा में जीतू सिंह जी, आचार्य जीतू सिंह जी, और साथ ही साथ सैवी सिंह जी भी मौजूद हैं। जानी मानी ज्योतिषी हैं और कई विषयों पर लगातार हम पिछले काफी समय से चर्चा करते रहे। बहुत स्वागत आप दोनों का और बहुत शुक्रिया भी। तो सबसे पहले आचार्य जीतू जी, मैं आप ही के पास आऊंगी क्योंकि जो ये पूरा घटनाक्रम पिछले कुछ मैं ये कहूंगी जीतू जी कि पिछले कुछ सालों में जब से रशिया यूक्रेन शुरू हुआ हमने सोचा नहीं था कि हम भी कोई वर्ल्ड वॉर देख लेंगे। हम भी कोई ऐसा कुछ देख लेंगे कि युद्ध हो रहा है। वो एक वो शुरुआत थी। मैं ये कहूंगी उसके बाद फिर हमने धीरे से देखा कि जो इजराइल है उस पर भी 7 अक्टूबर को जो हमला है वो कर देता है ईरान, हुती, हमास और हिजबुल्लाह के आतंकवादी। अब इसके बाद जो ये शुरू हुआ है ईरान, इजराइल और अमेरिका का, तो कुल मिलाकर क्या आचार्य जीतू जी आने वाले समय में सभी देश अब अपने आप को न्यूक्लियर पावर से युक्त करना चाहेंगे कि अब उनके पास न्यूक्लियर पावर हो ताकि सामने वाले को डर हो कि उसके ऊपर कभी भी कोई अटैक ना हो सके? क्या ये स्थिति अब आ रही है धीरे धीरे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी और जय माता दी सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट को, आपको। देखिए, अगर कि हम बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कुछ समय पहले अगर चले जाएं तो हमें युद्ध एक वर्ड जो है ये सुनने को नहीं मिल रहा था। करेक्ट। और हमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी सीमा अपनी हद से ज्यादा पार कर लेता है तो रिटेलिएशन का सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि आप उतने सक्षम होने चाहिए कि उनको रिटेलिएट करने के लिए। अब जब बात यहाँ पे आ रही है कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन हो सकता है या आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षमता कौन सा देश रख सकता है, देखिए वो तो वही रख सकता है जो उसको अमेरिका जो खुली छूट दे देगा। अमेरिका एक सुपर पावर देश था और अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है। करेक्ट। अब उसके रिप्रेजेंटेटिव की बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, वो तो एक अलग बात होगी कि आप एक इतने स्ट्रॉन्ग कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होकर के आप डिसीजन मेकर अच्छे नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं जो सेंध है आपकी कंट्री को भी लग रही है। हाँ, यहाँ पर जब सपोर्ट की बात आएगी ये किसी को भी आगे बढ़ने तो नहीं देगा आसानी से, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं ना कि दुश्मन को अपने हल्के में नहीं लेना चाहिए कभी भी। तो अगर सक्षम नहीं होता ईरान तो आज वो खत्म हो चुका होता, क्योंकि ये उस समय की बात लेकर के चल रहे हैं जब उनके पास बहुत सारी सक्षमता नहीं थी, बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं थी और बहुत सारे उनके पास सोर्सेज नहीं थे। लेकिन धीरे 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 उन्होंने अपने बहुत सारे सोर्सेज इकट्ठे कर लिंक भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया रशिया और चाइना से जो उसको बैक सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल। और देखिए नाको चने चबा दिए उन्होंने अमेरिका को। बिल्कुल। आज सबसे बड़ी बात है कि ये इनके पास एक हथियार रह गया, टैरिफ बढ़ा दो। अब 100% लगा दो, अब 200% लगा दो, अब ये इन्हीं पे हथियार चला रहे हैं। लेकिन हम एक बात आपको बता दें कि अमेरिका के बुरे दिन शुरू हुए हैं। अच्छा। अमेरिका के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इनके अंदर ही इतनी प्रॉब्लम हो जाएंगी कि इनको दूसरों को क्या देखना, इनको अपने आप को देखने से भी फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्रीज में बहुत बड़े लेवल के उपद्रव होने वाले हैं। अच्छा सैवी जी, अगर देखिए तमाम जो भौगोलिक परिस्थितियों को देखें, ईरान काफी समय से कोशिश तो कर रहा है लेकिन अमेरिका उसकी कोशिश पूरी होने नहीं दे रहा। बहरहाल अगर इस युद्ध में हम ये नहीं कह सकते कि ईरान जीता नहीं तो हम ये भी कह सकते नहीं है कि ईरान हारा,
क्योंकि ईरान ने आखिरकार जो बात आचार्य जीतू जी कह रही हैं कि एक्चुअली नाको चने चबवाए हैं और बताया है अमेरिका को कि आप होंगे अमेरिका लेकिन हम भी ईरान है, हम देखिए कैसे सपोर्ट लेकर आपको जो है वो युद्ध में घसीटते चले जा रहे हैं। कहां 28 फरवरी और कहां आज की तारीख, आप देखिए लंबा चल गया है ये। एनीवेज, तो सैवी जी मेरा सवाल ये, क्योंकि आज हम बात न्यूक्लियर पावर की कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है वो कौन से देश हैं जो अब अपने लिए न्यूक्लियर जो पावर है उसको बहुत ही शिद्दत से चाह रहे हैं कि नहीं अब हमें ये चाहिए ही चाहिए और उसके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे? बिल्कुल। सभी दर्शकों को नमस्कार, पैनलिस्ट और आपको भी नमस्कार। देखिए खुशबू जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। न्यूक्लियर पावर की हम बार बार यहाँ पे चर्चा करें, क्योंकि वही लास्ट टाइम भी जब मैंने आपके साथ ये शो किया था न्यूक्लियर पावर के रिलेटेड, मैंने कहा था कि ईरान जो है वो अपनी पेरिफेरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकता है एट दी एंड, जब वो देख रहा है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर जो है वो उसके दुश्मन देश के साथ खड़े होकर उसे सपोर्ट करे, तो अपने आप को बचाने के लिए उसके पास एकमात्र जो तरीका या जरिया उसे नजर आता था, चाहे वो एक साइकोलॉजिकल वॉर ही क्यों ना खेल रहा हो अमेरिका के साथ, उस वॉर में भी वो काफी कामयाब हो गया है। क्योंकि एंड तक अगर हम अभी देखते हैं तो $100 बिलियन से ज्यादा अमेरिका उस लड़ाई में झोंक चुका है, उस लड़ाई में लगा चुका है, जिसका नतीजा कुछ निकल कर नहीं आया है। और वो एक फोरफ्रंट कंट्री भी नहीं थी जिसके साथ ये वॉर चल रही थी, वो तो बीच में मध्यस्थता करवाने आए थे या अपने एक दोस्त को कह सकते हैं कि सपोर्ट देने आए थे। लेकिन अब ये सर्टेनली ये जो वॉर है वो उस मोड पे चला गया जहाँ पे ईरान इजराइल करके नहीं बल्कि ईरान वर्सेस अमेरिका का वॉर ये बन गया है अब। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर वॉर की या न्यूक्लियर वेपन्स को हथियाने की, जो ग्रह इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट माने गए हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी वो है राहु और मंगल, क्योंकि राहु आधुनिक तकनीक देता है और मंगल जो है वो विस्फोट का कारक ग्रह माना गया है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का चार्ट में या तो दशा से गुजरना या दशा होते हुए मजबूती की तरफ होना, ये एक बहुत प्रबल इंडिकेशन होता है कि वो कंट्री जो इसकी दशा से प्रभावित हो रही होती है वो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सैनिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने डिफेंस सेक्टर को सक्षम करने के लिए या फिर न्यूक्लियर वेपन्स जैसे हथियार जो है उन्हें अपने लिए एक फायदे के तौर पे या फिर अपने लिए एक सपोर्ट के तौर पर जो यूज है वो जरूर कर सकती है। अभी हम कुछ देश जो है उन्हें हम देख रहे हैं, जैसे अभी अमेरिका जो है वो सऊदी के भी काफी पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि सऊदी जो है वो अपना जो एरिया है वो उनको नहीं लैंड कर रहा है या वो नहीं दे रहा है अपनी मिलिट्री के जो वो चीजें करना चाहते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर आप सऊदी को देखिए, सबसे पहले सऊदी की अगर हम बात करते हैं, जो कुंडली उनका निर्माण होता है कुंडली से, उसकी भी अगर हम देखते हैं या फिर अगर हम उनकी नाम राशि को देखते हैं, कुंभ राशि में अभी राहु जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित चल रहे हैं। दूसरी चीज अगर हम यहीं पर ईरान को भी एनालाइज करते हैं तो ईरान की कुंडली में भी उनके मंगल के ऊपर से राहु का गोचर हो रहा है और मंगल उनके लिए लग्नस्थ है। अब ऐसे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस जो है वो न्यूक्लियर कैपेसिटी के, कैपेबिलिटी के और उस डिफेंस क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ग्रहों के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब वही बात जो आचार्य जी ने किया, जो आपने कही अभी, कि एक छोटी सी कंट्री होकर भी वो कैसे इतने लंबे समय तक खुद को सस्टेन कर पा रही है, क्योंकि वो ऐसी दशाओं से प्रभावित हो रही है जो उन्हें स्टेप बैक नहीं करने देगा, चाहे उनके आगे से कितना भी विरोध क्यों ना हो, चाहे कितनी भी संघर्ष या परेशानी क्यों ना आए। उन्होंने ये मन में बात ठान ली है कि कम वॉट में हम अपनी ये जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको यूज करेंगे, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उसको यूटिलाइज करेंगे, और चाहे हम पे कितना भी दबाव या कितने भी वार अमेरिका क्यों ना कर ले, हम अपनी न्यूक्लियर क्षमता को स्ट्रॉन्ग करके ही रहेंगे। तो ये चीजें जो हैं वो मुझे अभी सबसे पहले स्ट्रॉन्गली नजर आती हैं। ईरान में भी वो पीछे नहीं रुकेगा, सऊदी में भी कहीं ना कहीं मुझे नजर आता है कि वो इस न्यूक्लियर वेपन वॉर में अग्रसर हो सकते हैं। और भारत की भी अगर हम बात करते हैं, नॉट ओनली न्यूक्लियर डिफेंस बट हर कैपेसिटी में अगर हम देखते हैं, तो क्योंकि भारत लग्न में राहु उनके प्लेस्ड है हमारे, और हम अभी मंगल और राहु की दशा से प्रभावित हो रहे हैं। अगेन ये कॉम्बिनेशंस जो है वो डिफेंस सेक्टर को प्रबल करता है। ठीक है, अच्छा देखिए एक बात तो तय है, जो बात सैवी जी भी कह रही हैं, आचार्य जीतू जी की, भारत ने, अगर भारत की बात की जाए तो साल 2014 से लेकर और अब जो बदलाव आया है उससे पहले के बाद भारत सबसे ज्यादा रक्षा क्षेत्र में इन्वेस्ट करने लगा है। हमने आत्मनिर्भर भारत जो हम कहते हैं हमने उसको साकार किया है। कुल मिलाकर अभी की जो ये बदलती हुई परिस्थिति है ये किसके लिए आपको बहुत पॉजिटिव नजर आती है? और क्योंकि देखिए आचार्य जीतू जी, युद्ध कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, किसी के लिए भी नहीं, चाहे युद्ध कहीं पर भी हो रहा है उसका असर पॉजिटिव या नेगेटिव, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आप कंट्री कोई से भी हो। तो कुल मिलाकर अगर ये न्यूक्लियर पावर हर देश ऐसा चाहेगा तो फिर तो मतलब इनसिक्योरिटी है ना, मतलब कि लोग डरे हुए हैं, देश आपस में डरे हुए कि ये क्या हो रहा है, मतलब हमें तो करना पड़ेगा खुद को। ये अब सऊदी वगैरह जो डर रहे हैं
क्या ये ईरान का ही तो किया था रहा, मतलब लड़ाई वहां हो रही है, मार ये सऊदी में रहे हैं कि अमेरिकी बेस है, इसको खत्म कर दो। तो कुल मिलाकर ये तो एक बहुत ही अलग परिस्थिति देश पूरी दुनिया में पैदा हो रही है। देखिए, जब दूसरों की लड़ाई में हाथ सेकने चलोगे ना तो अपने पे आएगी ही आएगी वो बात। यही हुआ है इनके साथ भी कि लड़ाई किसी की और गले किसी और के पड़ गई। तो यहाँ अगर के हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा जो हम अगर बेनिफिशियल पॉइंट देखते हैं, ठीक है, तो भारत के बेनिफिशियल पॉइंट ज्यादा है। अच्छा, यानी कहते हैं ना, दो लड़ाइयों के बीच में जिसका फायदा हो रहा है वो हमारा भारत है। अब यहाँ पर दो तीन चीजें देखी जाती है कि फायदे किस तरीके के। जी देखिए, फायदे की अगर हम बात करें तो आप ये छोटी चीजों की ओर ध्यान ना दे करके अगर हम एक वास्ट लेवल पर ध्यान देते हैं तो हमारे डिफेंस सेक्टर, हमारे बहुत बड़े बड़े जो लॉ हैं वो पास होंगे, हमारी इकोनॉमी को थोड़ा और बूस्ट मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा जैसे कच्चे तेल को लेकर के प्रॉब्लम्स, जैसे हमारी गैस को प्रॉब्लम को लेकर के प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो हमें हो सकती है, क्योंकि जब लड़ाई पूरी वर्ल्ड वाइड हो रही है, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। लेकिन आप जितनी इस समय अगर पैनिक होकर के डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत कुछ होने वाला है, वैसी कंडीशन नहीं है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो आंतरिक कलाएं हैं वो होने वाली हैं। वो इसीलिए होने वाली है कि जैसे हमारा मंगल की अगर हम बात करते हैं, मंगल जब हमें अच्छा प्रभाव नहीं देता है तो हमारे युवाओं को बरगलाया जाता है। और अगर के हमारे जुपिटर अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं तो किसी ना किसी तरीके से हमारे धर्म और कर्म को टारगेट किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें इस समय जो है हमारे देश में प्रभावित हो सकती हैं और हो भी रही हैं। और आप देखिएगा आगे जाकर के और थोड़ा सा बढ़ाने का इसे प्रयास किया जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर आज आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि मैंने पहले भी कहा था, इतने स्ट्रांगली कुछ लॉ बनने वाले हैं, चाहे कुछ भी कर लें। हमने कहा था कि आपके किसान आंदोलन जो है बहुत जल्दी होने वाला है, हुआ, स्टार्ट किया, लेकिन इमीडिएट देखिए उसे बैक जाना पड़ा। लेकिन फिर से ये कोशिश की जाएगी, दोबारा होगा, युवाओं को फिर से बरगलाया जाएगा, फिर दोबारा होगा ऐसी चीजें। लेकिन उसके बावजूद बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे कंट्रोलिंग के साथ बड़े लॉ की तरफ हम बढ़ेंगे। थोड़ा पैनिक ना होकर के अगर हम डिसीजन लें, क्योंकि इतने बड़े लेवल की प्रॉब्लम चल रही है, इतने बड़े लेवल के जो है इस समय वर्ल्ड वाइड घटनाएं हो रही हैं। हमारे देश में आपदाएं हो सकती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, और उससे भी ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं जो है आपको देखनी पड़ेगी मुस्लिम कंट्रीज में। देखिएगा आप, बहुत बड़े लेवल की, जैसे भूकंप आना, त्रासदी होना, महिलाओं पे अत्याचार होना, जलीय घटनाएं होना, आंधी तूफान से बहुत सारी, अमेरिका में आंधी तूफान हो रहा है, अफगानिस्तान में आंधी तूफान हो रहा है। आप देखिए किन एरियाज को देखिए आप, किस तरीके की पीड़ा जो है वो सहन करनी पड़ रही है। और ये चीजें और बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी हमारा देश सक्षम है। हमें पैनिक नहीं होना है, एक दूसरे को ट्रिगर नहीं करना है कि ऐसा हो जाएगा, ताकि और कोई प्रॉब्लम से चाहे कोई घबराए ना घबराए, इन प्रॉब्लम से हम उनको बीमार करके छोड़ दें। बिल्कुल। अच्छा सेवी जी, देखिए पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि बहुत कुछ बदल गया है, मतलब हर देश के सोचने का नजरिया बदल गया है। हर देश अब अपने लिए, अब अमेरिका जैसे कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वैसे इंडिया जो है वो अपने लिए चाहता है कि हम आगे बढ़े। हर देश अपने अपने तरीके से आगे बढ़े, लेकिन क्या इस आगे बढ़ने की होड़ ने हर देश को थोड़ा सा क्या परेशान कर दिया है? अब देखिए सऊदी अरब को ही जो ये होड़ लगी है कि हमें न्यूक्लियर बनाना है, जो वो अभी जिद पे है, आज सऊदी अरब है, कल कोई और देश होगा, परसों कोई और देश होगा, ऐसे तो हर देश एक मोर्चा लिए खड़ा होगा कि नहीं ये तो हमारा अधिकार है, हम तो बना सकते हैं न्यूक्लियर, मतलब हमें क्यों रोकेंगे आप? अमेरिका होता कौन है रोकने वाला? जो सवाल आज ईरान उठा रहा है, कल को बाकी देश भी तो उठाएंगे। जी देखिए, इसका सबसे ज्यादा श्रेय जो है वो भी खुद अमेरिका को ही जाता है। अमेरिका ने इतनी इनसिक्योरिटी जो है वो दुनिया के हर देश के मन में और हर देश के रिप्रेजेंटेटिव में, वहाँ के सिटीजन्स में लेकर आए हैं कि अब उन्हें एक ही वे लगता है या एक ही वे आउट ऑफ द सिचुएशन लगता है कि हम या तो अमेरिका को डरा लें या तो हम उन पे विजय प्राप्त कर ले, चाहे वो फाइनेंशियल हो, साइकोलॉजिकल हो या डिफेंस सेक्टर से हो, जो कि अगर हम प्रैक्टिकली कहते हैं वो अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली, मैं उसे प्यारी थी कि प्रैक्टिकली
की अगर हम बात करते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। और अगर हम ये कहते हैं कि सारे देश वर्सेस अमेरिका हो जाए, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं सबकी आइडियोलॉजी एक दूसरे से मैच नहीं करती है, पड़ोसी देश भी जो है वो एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जिस कंट्री को इन सभी चीजों का खामियाजा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतना पड़ेगा, वो स्वयं अमेरिका ही है। चाहे कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन बनाए या ना बनाए, युद्ध में आए या ना आए, कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का या ये जो एक हम कह सकते हैं रिपल डाउन इफेक्ट जो है इसका, वो अमेरिका को ही एट द एंड भुगतना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका का लास्ट प्रेसिडेंट ही डोनाल्ड ट्रंप हो, या ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना ये जो पूरा टेन्योर है वो पूरा ना कर पाए, क्योंकि वहां पर भी जो उनके लोग हैं, वहां पे जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनके मन में उनके प्रति अस्थिरता, जो सेनेट के लोग हैं उनके मन में उनके प्रति अस्थिरता, जो वहां के यूथ है, जो वहां के अगर हम बात करते हैं वहां के सिटीजन्स है, वो खुद ट्रंप के अगेंस्ट इस समय जो है वो बाहर आके अपनी बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं और बहुत ओपनली अपनी ओपिनियंस वॉइस कर रहे हैं। सेकेंडली, नॉट ओनली दिस, ट्रंप के लिए हेल्थ वाइज भी ये जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर हम उनके राजनीतिक करियर से देखते हैं या हम उनकी पर्सनल कुंडली से देखते हैं कि समय उनके लिए अच्छा नहीं है, तो अगेन अगर हम इस चीज को एनालाइज करते हैं, देखिए समय अच्छा नहीं है ये, चाहे हम एक कंट्री के लिए कहें या विश्व स्तर पर कहें, क्योंकि अभी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं, मंगल, राहु और शनि जो है वो बहुत पॉजिटिव ट्रांजिट्स नहीं कर रहे हैं इस समय के दौरान, और शनि अब रेट्रो भी हो गए हैं। शनि मीन राशि में, जो कि सबसे ज्यादा एक मानी गई है, सबसे पहले जल और आपदाओं की राशि मानी गई है, साथ में मीन राशि जो मानी गई है वो लास्ट राशि है ज़ोडिएक सर्कल की। तो ये एक तरीके से एक एंड को भी दिखाता है, एंड ऑफ अ साइकिल को भी दिखाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत एक्सट्रीम डिसीजंस जो हैं शनि के इस भाव में रेट्रो होने से, जो कि व्यय का, लॉस का भाव माना गया है, उसमें हर चीज का लॉस होता है, चाहे फाइनेंसेस हो, आपके डिसीजंस हो, आपकी पावर हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अभी आने वाले समय में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न एशिया के जो कंट्रीज है वहां पर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, मैं लास्ट ईयर से कह रही थी, आप देखेंगे कि वॉर के साथ साथ वहां पे आंतरिक कलेश और साथ के साथ में बाढ़ की स्थितियां बनेगी। कब हमने सुना था कि अफगानिस्तान वाले एरिया में बाढ़ आती थी? बहुत रेयर ऐसा होता था, बट अभी पूरी न्यूज में वो जो चर्चा है वो चल रही है। तो ये सभी जो चीजें हैं, प्रकृति से अगर आप खेल करेंगे तो उसका रिटेलिएशन आपको झेलना पड़ेगा, और फिर इट इज नॉट समथिंग जो ह्यूमन लेवल पे आप कर सकते हैं। सॉरी। अच्छा आचार्य जीतू जी, देखिए ये जो पूरा एक मतलब ना शायद देश जो हैं उनके जो भी उनको संचालित करें, उनके दिमाग में ना एक चीज आ गई है, जैसे कि अब पाकिस्तान का हम एग्जाम्पल लें। अब पाकिस्तान हर दूसरी बात पे क्या कहता है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर है, हमारे पास भी न्यूक्लियर है, चाहे वो कुछ ना कर पाए, चाहे उसे ये ना पता हो कि न्यूक्लियर छोड़ने के बाद शायद सबसे ज्यादा नुकसान भी उसे ही होगा, शायद वो ये नहीं जानता है, लेकिन न्यूक्लियर आने के बाद जो एक कॉन्फिडेंस है, क्या वो तमाम देश गेन करना चाह रहे हैं अब? मतलब अभी की परिस्थिति में जहाँ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो भीख मांग करके खाने वालों का हम न्यूक्लियर की तरफ सोच सकते हैं। हाँ, ये अब देखिए ना, कल 23 तारीख बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ा। आप देखिए कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत सही कही आचार्य जी ने कि अमेरिका ने ही ये सारी क्रिएशन क्रिएट करी है। अगर अमेरिका ऐसी हरकतें नहीं करते, दूसरों को इतना डराते सताते नहीं, जैसे मैंने जो वेनेजुएला से मादुरो को उठा लिया एकदम से, सोचा खेमेनेई को मार के मतलब अब यहाँ पे हम अलग तरीके लेकिन दूसरा खेमेनेई भी पैदा हो गया। उनको ये नहीं है, क्योंकि देखिए वो समय और आज समय में बहुत फर्क हो गया। बिल्कुल। और रही बात, अमेरिका को ही ये खामियाजा जल्दी भुगतना पड़ेगा, और उन्होंने बहुत सारे लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। फिजिकली तो वो कर ही रहे हैं, वेपन्स तो खैर स्ट्रॉन्ग होंगे, कहते हैं लड़ाई भी वही लड़ सकता है जो मेंटली लेवल पे भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इन्होंने, अमेरिका ने मेंटली लेवल पे उनको सबको स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आप सक्षम हैं अपनी लड़ाई, अपनी फाइट करने के लिए, हर किसी के लिए। तो तभी तो आज न्यूक्लियर की सोच रहे हैं, अदरवाइज पहले कहाँ थी किसमें सक्षमता? सोचने की सक्षमता नहीं थी, बनाने की तो बड़ी दूर की बात है। सोच नहीं पाता, तो आज सारे सोचने लगे हैं, एक एक करके सारी लाइन लगने लगी है। जैसे ना आपकी हर देश सोचेगा क्या? बिल्कुल सोचेगा, अपने आप को बचाने का हर कोई रास्ता ढूंढता है। तो यानी ये हालात जो पैदा है, भी अब यही हो गई है ना आचार्य जीतू जी की, भैया पहले तो बचाएंगे तब तो बिल्कुल बिल्कुल ना, ये अपने आप को तो बचाने का तो
सबको पहला वो है ना कि आप प्रायोरिटी क्या है, पहले अपने आप को बचाओ, और अपने आप को बचाने के लिए आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। रास्ता अमेरिका दे रहा है, तो सबसे बड़ी बात है इसका खामियाजा फिर अमेरिका को ही जो है वो भुगतना पड़ेगा। आज एक, कल दो, परसों तीसरा भी तैयार हो जाएगा चीजें ये। बट न्यूक्लियर इतना आसान नहीं है, इस तक पहुंचना, इसको क्रिएट करना, इस तक इसे इम्प्लीमेंटेशन इसके ऊपर करना, ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। बट हाँ, सोच के आगे जीत है ना कहते हैं, तो सोचेंगे तो शायद जीत तक ना पहुंच जाए कहीं। चलिए, आज समय की थोड़ी कमी है, ये कार्यक्रम यहीं पे हम समाप्त करें। बहुत शुक्रिया आचार्य जीतू जी, आचार्य सैवी सिंह जी, आपका भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, भरोसा नहीं मिला तो अनशन